जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी एमटीएस और ग्रुप डी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। आप लोग मेरे साथ बनाइए, हर एक क्वेश्चन को आप एक एक करके बनाइए और अपनी तैयारी को जांचिए कि आपकी तैयारी कैसी है। तो हम एक एक करके क्वेश्चन को लाते हैं और आप मेरे साथ हमें इसे बनाइए। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अभी तक झा एग्जाम पेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि किसी तरह की दिक्कत आती है तो हमें ईमेल करके या फिर मैसेज करके आप ज़रूर बता सकते हैं। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें कहता है कि ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी 140 रुपये में कार्य समाप्त करना तय करते हैं तो एक को कितने रुपये मिलेंगे। मतलब दो आदमी मिलकर काम करता है, ए और बी। ए 6 दिन में पूरा करता है, बी 8 दिन में पूरा करता है और 140 रुपये की मजदूरी में ए को कितना मिलेगा, यही हमें निकालना है। तो हम इसको बनाएंगे कैसे। तो देखो, काम के अनुपात में ही हम क्या करते हैं, अपना रुपया मजदूरी बांटते हैं। तो यहाँ पर 140 रुपये की मजदूरी है, दोनों को मिलाकर के 140 रुपया दिया जाता है। तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/6, क्योंकि पूरा काम 6 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा, 1/6 काम। बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो बी एक दिन में 1/8 काम करेगा, क्योंकि 8 दिन में काम को पूरा कर लेता है। तो कहता है कि 140 रुपया में ए को कितना मिलेगा। तो देखो, काम के अनुपात में ही हम क्या करेंगे, मजदूरी को बांटेंगे। तो ए और बी के काम का अनुपात कितना होगा, ए और बी के काम का अनुपात, काम का अनुपात कितना होगा। तो क्या करेंगे, 1/6 और 1/8 का अनुपात आप ले लो। तो 1/6 और 1/8 का अनुपात क्या होगा, इसका एलसीएम लेते हो आप तो 24 हो गया। 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, यानी 4/3। ये 1/24 को ओमिट कर देते हैं तो ये आपका अनुपात क्या बन गया, 4/3। तो ए और बी का काम का अनुपात 4/3। तो ए की मजदूरी पूछ रहा है, ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा आप लिखोगे। तो देखो, 4 3 7, 7 रुपया में 4 रुपया ए को मिलता है, 7 रुपया में 4 रुपया ए को मिलता है। तो 4/7 और कितना रुपया दिया गया था, 140 रुपया। तो 140 से गुना कर दो आप, तो 7 से काटो, 7 दूना 14, 0, तो ये 20 हो गया। अब ये 20 को 4 से गुना कर दो तो 20 चौक 80, यानी ए को कितना मिलेगा, 140 रुपये की मजदूरी में ए को 80 रुपया। तो कौन सा आंसर सही होगा, डी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 38% परीक्षार्थी सामान्य ज्ञान में फेल होते हैं, यानी 38% जीके में, 29% गणित में 29% यहाँ पे कहा जा रहा है, और 10% परीक्षार्थी दोनों विषय में फेल होते हैं। तो दोनों विषय में कितने परीक्षार्थी कितने प्रतिशत पास होते हैं। तो देखो, यहाँ पर दिया हुआ है, गौर से देखना कि फेल का प्रतिशत दिया हुआ है। जीके में कितना फेल होते हैं, 38%, गणित में कितना, मैथ में 29%, दोनों में 10% दोनों में। तो देखो, पास का फेल का दिया हो और पास का पूछे, या पास का दे रखा हो फेल का पूछे, तो बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो कहता है कितने प्रतिशत पास होते हैं। तो पास का पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, 100% होता है, 100% में से इन दोनों को जोड़ के 38% जीके में पास होता है, 29% जीके में फेल होते हैं, 29% मैथ में फेल होता है और 10% दोनों में फेल होते हैं। तो इन दोनों को जोड़ के उसमें से 10 घटा लो और उसे 100 में से घटा लेना है। तो क्या करेंगे, 100 माइनस इन दोनों को जोड़ो तो 9 8 17 के साथ 1 3 2 5 1 6, इसमें से 10 घटा दो तो ये कितना हो गया, 100 माइनस 57। तो 100 माइनस 57 कितना हो गया, 43, यानी 43% बच्चे दोनों विषय में क्या होते हैं, पास होते हैं। तो 43% डी हमारा आंसर सही होगा। यदि फेल का दे रखा हो, पास का पूछे, कुछ नहीं करना है, जितना रहे वही। ये ट्रिक बन गया आपका, 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। जेड हो गया दोनों में फेल होने वाले बच्चे, दोनों विषय में। एक्स हो गया पहले विषय में फेल होने वाले बच्चे, और वाई हो गया दूसरे विषय में फेल होने वाले बच्चे। तो ये जो निकलेगा, पास का परसेंटेज निकलेगा, टोटल इतने पास होंगे। तो ये इसी फार्मूला को लगाना है और आप आंसर निकालना है।
तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है जो क्रमशः कितना है 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। कमरे में पूरी तरह से रखी जा सकने वाली छड़ों की लंबाई है। एक कमरा है जिसकी लंबाई दिया हुआ है कितना 5 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर और ऊंचाई h बराबर दिया हुआ है 3 मीटर। तो कहता है कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा छड़ रखा जा सकता है। तो छड़ की लंबाई क्या होगा कमरे के डायगोनल के बराबर, यानी विकर्ण के बराबर। तो हमें विकर्ण निकाल लेना है, कमरे का विकर्ण। तो ये देखो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो तो ये क्या बन गया घनाभ। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण निकालो तो √L² प्लस B² प्लस H²। तो लंबाई कितना है आपका 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो इसको कर लो आप, ये हो गया 25, 16 और ये 9, सबको जोड़ लो तो 9 6 15, 15 5 20, 2 1 3 2 5 यानी 50। तो 50 को आप क्या लिख सकते हैं 5√2 मीटर, यानी आपका आंसर क्या होगा डी। यानी कमरे में 5√2 मीटर की लंबी रॉड को रखा जा सकता है, ये कमरे के विकर्ण के बराबर होगा। तो डी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी को 360 रुपया में घड़ी बेचने से 10% की हानि होती है। घड़ी कितना में बेचता है 360 में, 360 रुपया में घड़ी बेचता है। लॉस कितना होता है उसे, लॉस होता है 10% का। ये उस बेचता है, एसपी कितना हो गया 360। यदि वह 5% लाभ चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो एसपी मालूम है, लॉस परसेंट मालूम है, तो पहले सीपी निकाल लो। सीपी बराबर क्या होगा एसपी, एसपी हो गया आपका 360 गुने लॉस परसेंट दिया हुआ है आपको, तो एसपी इंटू 100 बट्टे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10% घटा दो उसमें से तो 90 हो गया, इतना आपका सीपी। अब इसको क्या करता है 5% लाभ पे बेचना चाहता है, तो इसको लाभ पे बेचना चाहता है तो यहाँ पर गुना कर लो तो 105 बट्टा 100। तो सीपी ये निकल गया। सीपी से आप क्या निकालेंगे, फिर नया एसपी निकालेंगे। इसको काटो आप, 90 चौका 360 4, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो अब बचा कितना 105 को 4 से गुना कर दो, यानी 420 रुपया। यानी वो विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य कितना आएगा 420 रुपया। तो ये आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी गाड़ी के पहिए की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 0.25 मीटर, यानी रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ है 0.25 मीटर। 11 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना चक्कर लगाएगा। 11 मीटर जाने में वो पहिया कितनी बार घूमेगा। तो देखो पहिया घूमता है, इसका मतलब पहिए की जो परिधि होगी, ये जैसे पहिया है तो पहिए की जो परिधि होगी एक बार घूमने पर इतना मीटर का डिस्टेंस कवर होगा। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे पहिए का परिधि निकालेंगे, यानी सरकमफेरेंस निकालेंगे। जितना इसका सरकमफेरेंस होगा एक चक्कर में उतना डिस्टेंस कवर होगा, ये पहिए की परिधि के बराबर डिस्टेंस कवर होगा। तो हमें चक्रों की संख्या पूछा जा रहा है कितना चक्कर होगा, तो चक्रों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो चक्रों की संख्या हम निकालेंगे तो ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 11,000 हो जाएगा मीटर बट्टे, क्योंकि 11 किलोमीटर दिया हुआ है तो इसको आप क्या बनाओगे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से गुना कर दो। अब बट्टे सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस कितना हो गया 2 पाई का वैल्यू कितना दिया 2 पाई आर, यही होता है परिधि। तो 130 बट्टे 2 गुने 22 बट्टा 7 पलट के 7 ऊपर दे दो और रेडियस कितना दिया हुआ है 0.25। बस इसी को सॉल्व कर देना है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 11 किलोमीटर का है, 11 km का। तो ये हो गया 11,000 मीटर, उसमें 2 पाई आर से डिवाइड कर दो। अब काटो इसे, तो अब देखो इसको काटो 11 से, 11 दूना 22 तो ये 2 आ जाएगा, ऊपर कितना आ गया 1 के आगे 3 जीरो, और इसको काटोगे तो ये कितना आ गया 0, 2 जीरो डाल दो, 25 से काटो 25 चौका 100, 2 से ये 2 से ये 4 कट जाएगा, यानी 7000 चक्कर वो पहिया कितना लगाएगा चक्कर 7000 बार वो पहिया घूमेगा, तो 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना दिया हुआ है 60 वर्ष, यानी पिता है और पुत्र का दोनों का योग कितना है 60 वर्ष। तो हम पिता का
कहता है यहाँ पर 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दुगुनी थी, तो पिता की आयु कितनी है। तो मान लो पिता कितने वर्ष का है, x वर्ष का। पिता कितना है, पिता है x वर्ष का। पुत्र कितना का है, y का। अब कहता है दोनों मिल करके कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 60। अब यहाँ पर कहता है 6 वर्ष पहले पिता की आयु, तो पिता की आयु x था, तो 6 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, x माइनस 6। तो कहता है पुत्र की वर्तमान आयु की दुगुनी थी, तो पुत्र का है y वर्ष, तो y में 2 से गुना कर दो। ये हो गया किसका, पुत्र का। तो पुत्र की आयु का कितना हो गया, दुगुना है। पुत्र की आयु में 2 से गुना कर दो तो पिता की आयु प्राप्त होगा। तब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व इसको करो तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2y प्लस 6। इस 6 को इधर ले आओ, इसका वैल्यू इसमें डाल दो आप, तो 2y प्लस 6 और ये y है यहाँ पे, तो y बराबर कितना हो गया, 60। अब इसको कर लो तो 3y बराबर कितना हो गया, ये इधर चला आएगा, तो 60 में से 6 घटाया तो कितना हो गया, 54 वर्ष। तो ये 54 वर्ष हो गया। तो y बराबर कितना, 54/3, तो कितना हो गया, 18 वर्ष। तो पुत्र कितना है, 18 वर्ष का। तो कहता है पिता की आयु निकालना है, तो पिता की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 60 में से 18 घटा दो, 60 में से 18 घटा दो, तो ये 42 वर्ष। तो उसके पिता की आयु कितनी थी, 42 वर्ष। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। इस तरह से आप इसको बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रमेश अपनी पत्नी को अपने मासिक वेतन का 65% दिया। यदि उसकी पत्नी को 600 प्राप्त हुए तो रमेश का वेतन कितना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। पत्नी को कितना देता है, 65%, वेतन का 65%। यदि वेतन उसका x रुपया हो तो उसका 65% किसको दे दिया, अपनी पत्नी को। तो x का 65% पत्नी को दिया, तो पत्नी को कितना मिला, 650 रुपया। तो ये 650 कर लो आप, इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आएगा आपका। तो ये हो जाएगा x बराबर कितना, 650 गुने 100 बट्टा 65। 65 से काटो तो ये कितना हो गया, 10, यानी ये हो गया 100 गुने 10, 1000 रुपया। यानी उसका वेतन कितना था, 1000 रुपया। तो बी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ए बी सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। तो कहता है ए और बी का औसत भार 40 किलोग्राम, तो बी और सी का 43 किलोग्राम, तो बी का भार बताओ। बहुत ही आसान, देखो ए बी और सी ये तीनों का औसत भार दिया हुआ है कितना, 45। तो तीनों का कुल भार कितना हो जाएगा, 45 गुने 3, ये तीनों का कुल भार हो जाएगा। इसको गुना करो, 5 तिया 15, 1 4 तिया 12, 1 13, 135 हो जाएगा। फिर कहता है ए और बी का औसत भार, तो ए और बी का औसत भार कितना होगा, तो ये 2 आदमी है, तो इन दोनों का औसत भार कितना होगा, तो 2 गुने 40, यानी 80 kg हो जाएगा इसका। ये 80 kg लिख लो आप, 80 kg, इसमें भी kg लिख लो। बी और सी का औसत भार कितना होगा, बी और सी का औसत भार, तो ये 43 दिया हुआ है औसत, तो और लेकिन इसका कुल भार कितना होगा, तो इसको 2 से गुना कर दो आप, तो 43 दूना क्या होगा, 86 kg। अब कहता है कि बी का भार निकालो। तो देखो तीनों का भार मिलकर के 135 kg है, ए और बी दोनों को मिलाते हैं तो कुल 80 kg का आते हैं, बी और सी 86 kg। तो कहता है बी का भार निकालने के लिए, देखो इन दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, ए में बी को आप जोड़ो इसको, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ करके इसमें से आप ए प्लस बी प्लस सी घटा दो, तो कितना हो जाएगा, 80 जोड़ 86, इसमें से कितना घटा दो, 135। तो देखो ये 2 बार आ गया ए बी सी, यदि इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, बी का बच जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ करके इसमें ए बी सी का माइनस कर दो तो बी का बच जाएगा। तो इसको जोड़ो तो कितना हो गया, 8 6 14, 140, 8 6 ये 80 kg और ये 86 kg है। इन दोनों को जोड़ लो तो 6 हो गया, 8 8 कितना 16, तो इसको जोड़ लो तो 166 kg आ गया, माइनस 135। अब इसको घटा लो आप, तो ये हो गया 1, इसमें से इसको घटाओ तो 3, 31 kg। तो बी का भार कितना हो गया, 31 kg। तो डी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को उसके मूल्य पर 14% बट्टा देकर 387 में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है।
बहुत ही आसान। बट्टा मतलब क्या होगा? बट्टा मतलब डिस्काउंट, छूट। तो यहाँ पर 14% का बट्टा दिया जाता है। तो मान लो कि एक्स का सामान है तो उसमें 14% छोड़ दिया, तो कितना में दे दिया आपको? 86 रुपया में, यानी 86% में। तो 100 रुपया का यदि सामान हो, 14 रुपया छोड़ दिया तो 86 में दिया। एक्स का सामान है तो 86 एक्स बट्टा 100 हो जाएगा, इतना परसेंट छोड़ दिया। बराबर कितना मिलता है? 387 कितना में मिलता है? तो कहता है वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, यानी मार्क प्राइस कितना है? यही तो मार्क प्राइस होगा, 387। ये 100 को ऊपर ले जाओ आप, बट्टे 86, ये 86 हो गया। अब इसको काटो, इस 86 से काटो तो ये 4.5 से कटेगा, तब ये हो गया 4.5 इंटू 100, तो यानी 450 रुपया। तो अंकित मूल्य कितना हो गया उसका? 450 रुपया। तो ये आंसर आपका सही होगा, क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पे? अंकित मूल्य को x माना। 100 मान करके भी बना सकते हो, 100 रुपया है उसमें 14 छोड़ दिया तो कितना में दिया? 86 में दिया। 100 का सामान 86 में दिया। जब 86 में देता है तो कीमत कितना रहता है? 100 रुपया। एक में देगा तो कितना होगा? 100 बट्टा 86, आप फिर 347 से गुना कर दो तो बात एक ही है। इस तरह से आप इसको बना सकते हो। तो 450 रुपये यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य। तो ये आंसर हमारा सही होगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें हौसला मिले और हम और अच्छा वीडियो लेकर के आएँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने रिलेटिव्स को बताएं, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको बताएं, ताकि हमारा फीस यही में निकलेगा, यही हमारा हौसला वर्धन का काम करेगा। हमारी टीम पूरी मेहनत और जद्दोजहद से लगा हुआ है, तो हम और अच्छा वीडियो लेकर के आएंगे ताकि आपकी तैयारी में कोई कसर न रह जाए। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। हम लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप देखो, कहता है एक संख्या को इसके आधे भाग के वर्ग से घटाया जाए तो परिणामी वर्ग 48 होता है, तो संख्या का वर्गमूल है। कहता है एक संख्या को इसके आधे भाग के वर्ग से घटाया जाए। तो देखो ये इक्वेशन का सवाल है, इक्वेशन बना लो पहले। तो संख्या के आधे भाग के वर्ग से, तो एक संख्या x है, इसका वर्ग आधा कितना हो गया? x/2। इस संख्या का आधा कितना हो जाएगा? x/2। इसके वर्ग में से क्या घटाते हैं? वो संख्या घटाते हैं, तो कितना आता है? परिणामी 48 आता है। इसी को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। तो x², इसको करोगे तो 2 दूना 4, 4x बट्टे 4, एक बार लिख दिया हमने 48। अब इसी को कर लो, x² माइनस 4x बराबर हो गया 48 गुने 4, ये आ गया। अब इसको कर लो, x² माइनस 4x, ये हो गया 8 चौक 32। इसको इधर ही ले आते हैं एक ही तरफ, 8 चौक 32 का 2, 3, 4 चौका 16, 3, 19, 192 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, द्विघात समीकरण। इसको फैक्टर तोड़ लो, तो इसका फैक्टर किस में टूटेगा? तो x² माइनस 16x प्लस 12x। तो देखो 12 16 को गुना करेंगे तो 192 आ जाएगा। 12 में से 16 घटाया तो -4, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आपने इसको किया है। तो यहाँ पर 192 को करते कैसे हैं? तो 192 को पहले वाले से गुना करेंगे इससे, तो यहाँ पर 1 है। अब बीच वाले टर्म को तोड़ते हैं, बराबर 0, माइनस 192 बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो अब इसमें फैक्टर तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? तो ये -16 माइनस 12, तो इसका फैक्टर सीधा निकाल लो आप। देखो ये बीच वाला जो होता है ना, तो यही इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पर -16 आया, यहाँ पे 12। ध्यान ये रखना है कि माइनस वाले को प्लस कर देना है और प्लस वाले को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। यहाँ पे भी 12 है तो ये प्लस है तो ये माइनस कर देना है, और a से डिवाइड करना है। यहाँ पर तो a कितना है? 1 है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ गया, 16 और -12। तो माइनस तो हमें लेना नहीं है, संख्या कहता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 16। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16। तो कहता है लेकिन ये संख्या का वर्गमूल पूछ रहा है, और संख्या नहीं पूछ रहा है। तो संख्या का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो इसका वर्गमूल निकाल लो, तो ये कितना गया? 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। 4 के साथ यहाँ पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, धारा की दिशा में एक नाव 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और धारा के विपरीत दिशा में इसी दूरी को तय करने में नाव को कितना घंटा लगता है? 12 घंटा का समय लगता है। तो कहते हैं शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? इस तरह के कई क्वेश्चन हमने बना रखे हैं। आपको झा एग्जाम पेज यूट्यूब चैनल पर आपको इस तरह के कई वीडियो मिलेंगे, जिसमें नाव और धारा से जुड़े हुए कई तरह के सवाल हैं। उस वीडियो को ढूंढ करके आप इस कंसेप्ट को समझिए। लेकिन हम यहाँ पर जो समझेंगे इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे समझेंगे। तो देखो कि नदी की दिशा में जब चलता है तो कितना जाता है? ये नदी है मान लो, तो
तो नदी की दिशा में जब आप चलते हैं 24 किलोमीटर की दूरी आप तय करते हैं, ये 24 किलोमीटर है, कितना समय लगता है? 3 घंटा। तो डाउन स्ट्रीम नदी की दिशा में कितना आ गया? नदी की दिशा में कितना आया? तो चाल, नदी की दिशा में चाल कितना आया? तो देखो 24 में 3 से डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कर दो, तो 24/3, 8 km पर आवर। नदी के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी को, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक आया 24 किलोमीटर, तो उसे 3 घंटा लगा। इसके विपरीत दिशा में ऐसे इधर से चले, उल्टी दिशा में चले, तो उसे 12 घंटा लगता है। तो विपरीत दिशा में कितना समय लगेगा? तो 12 घंटा कहता है विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में चाल क्या होगा? तो चाल क्या हो जाएगा? 24 किलोमीटर का ही दूरी तय करता है, 12 घंटा लगता है, तो ये 2 घंटा पर किलोमीटर के स्पीड से ये चलेगा। तो विपरीत दिशा में चाल आपने निकाल लिया 2 किलोमीटर पर आवर, नदी की दिशा में आपने निकाल लिया 8 किलोमीटर पर आवर। तो कहते हैं शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो ये डाउन स्ट्रीम हो गया, इसको इंग्लिश में कहते हैं डाउन स्ट्रीम, इसको कहेंगे अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। तो कहते हैं शांत जल में नाव की चाल, यही निकालना है। तो आप इसको ध्यान से रखोगे, शांत जल में चाल कितनी होगी? तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 8 नदी की दिशा में चाल, 2 किलोमीटर नदी के विपरीत दिशा में चाल, 2 किलोमीटर पर आवर, इसमें 2 से डिवाइड कर दो। तो 8 जोड़ 2 कितना हो गया? 10/2, यानी 5 km पर आवर। इसका कहाँ पर होगा? शांत जल में। यदि उसी नाव को तालाब में उतार दिया जाए, किसी झील में उतार दिया जाए, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 km पर आवर। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो ये के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है, मतलब 5% छूट देता है। यदि वह 7% का डिस्काउंट दे दे तो कहता है उसे 33 रुपया कम लाभ होता है। यदि 5% छूट दे फिर 7% छूट दे दे तो कहता है इन दोनों में कितना का डिफरेंस होता है? 30 रुपये का। तो कहता है घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? तो हम मान लेते हैं घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? X रुपया। यदि 5% का डिस्काउंट दे देता है तो कितना में देगा? तो इसका 95% में, नहीं 95x/100 इतना में दे देगा आपको। लेकिन 7% छोड़ देता है वो, तो कितना में देगा? तो x का 7% छोड़ देगा तो 93 में, 93/100। तो कहता है इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 30 रुपया। पहले इतना दिया, घड़ी दे रहा था इतना में, अब घड़ी इतना में दे रहा था, तो कहता है पहले से अब कितना में? 30 रुपया कम में देगा, क्योंकि पहले 5% डिस्काउंट था, अब 7% डिस्काउंट हो गया। 7% डिस्काउंट देने के बाद इतना में देगा और 5% डिस्काउंट देने के बाद इतना में देता था। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा तो कितना आता है? 30। तो 95x, ये हो गया 95x/100। इसको सॉल्व कर लो आप। 93x/100 बराबर कितना हो गया? 30 में। अब इसको घटा दो तो ये 2x/100 बराबर कितना? 30। x बराबर लिख लो 30/2 आ जाएगा नीचे और 100 चला जाएगा ऊपर। इसको काट लो, तो काटोगे तो ये कितना आ गया? 15, यानी 1500 में। तो अंकित मूल्य कितना था इसका? 1500। तो इसमें 1500 है ऑप्शन? नहीं। तो कहता है इनमें से कोई नहीं। तो डी आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। आंसर इसका कितना आएगा? 1500 रुपया। अंकित मूल्य इसका यहाँ पे हम लिख देते हैं साफ साफ। अंकित मूल्य इसका कितना आएगा? 1500 रुपया। 1500 रुपया की घड़ी की कीमत थी। 5% डिस्काउंट देने के बाद 7% डिस्काउंट देने के बाद अंतर कितना आता था? 30 रुपया का। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को 600 रुपया में शर्ट बेचने पर लागत मूल्य का 1/6 हानि होता है, यानी बेचता कितना में? 600 रुपया में। तो एसपी कितना हो जाएगा उसका? 600 रुपया। कहता है इतना में बेचने पर लागत मूल्य का 1/6 हानि होता है। तो लागत मूल्य यानी सीपी आप x मान लो, तो हानि कितना हो जाएगा? हाँ, लागत मूल्य का 1/6, तो x/6 हानि हो गया। तो देखो एसपी इतना 600 रुपया, सीपी x, हानि इतना। तो हानि बराबर क्या होता है? x/6। हानि बराबर क्या होगा? सीपी माइनस एसपी, तो x माइनस 600। इससे आप क्या निकल जाएगा? तो सीपी निकल जाएगा। तो अब इसको घटा लो, तो ये इसको इधर ले आओ, तो x माइनस x/6 बराबर 600। इसको करोगे तो 5x/6 बराबर कितना आ जाएगा? ये 600 आ जाएगा। x बराबर एक ही बार में निकाल लो, 600 × 6
बट्टे 5। तब इसको काट दो, 12 पंचे 60, 120, ये हो गया 720 रुपया। यानी 720 रुपया उसका क्या आ गया, सीपी। अब कहता है वह किस मूल्य पर शर्ट बेचे कि उसे लागत का इकट्ठा 6 लाभ हो। कितना में बेचे, तो सीपी तो आपका निकल गया 720, तो कहता है कितना में बेचे कि उसका इकट्ठा 6 लाभ हो। तो देखो आपका कहता है 720 लागत मूल्य का, तो लागत मूल्य कितना है उसका 720, उसका इकट्ठा 6 कर लो। तब इसको करो, इकट्ठा 6 से गुना कर दो, इसको 6 से काटो आप, 6 से काटो 12, 120, 12 छक्के 72। तब इसको कर लो, 720 में 120 जोड़ो तो ये हो जाएगा 840 रुपया। या तीन नया मूल्य जो होगा उसका विक्रय मूल्य 840 रुपया। तो बी आंसर आपका सही होगा। तो बी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 9 संतरे का विक्रय मूल्य 12 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कई तरीके से आप बना सकते हैं। सबसे जो आसान तरीका है, जो आसानी से बन जाता है पेपर में, तो इसको ऐसे लिख लो, 9 संतरे का विक्रय मूल्य, 9 का एसपी क्या है, 12 के सीपी के बराबर है। यानी जितना में 12 संतरा खरीदता है उतना में 9 संतरा बेचता है। तो देखो यहाँ पे एसपी, इस सीपी को यहाँ ले आते हैं, इसका रेशियो निकाल लेते हैं, एसपी बट्टा सीपी। तो यहाँ पे 12 है तो ये 9 यहाँ आ जाएगा। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही बन जाएगा पहला वाला। अब इसको काट दो, 3 तिया 9, 3 चौका 12। अब देखो एसपी 4 यूनिट, सीपी 3, तो कितना का, सीपी 3 है, एसपी 4 है, तो 1 यूनिट का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसको ये क्या हो गया, प्रॉफिट। देख रहे सीपी कितना है 3, एसपी कितना हो गया 4, तो प्रॉफिट कितना हो गया 1 यूनिट का। तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट पी परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बट्टे सीपी। तो सीपी कितना है 3 गुने 100, तो ये हो गया 100 बट्टा 3, यानी 33.1/3%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डी के साथ यहाँ पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है किसी बर्तन में 5 लीटर दूध और 1 लीटर जल का मिश्रण रखा हुआ है। दूध और पानी का मिश्रण कितना है, तो दूध 5 लीटर और जल कितना है 1 लीटर, यानी 5/1। 5/1 क्या है, दूध और पानी का रेशियो है। अब कहता है ये 5 लीटर क्या हो गया, दूध हो गया, 1 लीटर पानी। अब कहता है इसमें जल की कितनी मात्रा मिलाया जाए। तो जल का मान लेते हैं कि x लीटर पानी जल मिला दिया, इसमें जल कितना मिला दिया, x लीटर। तो कहता है मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 2:1 का, यानी 2:1। तो 5 लीटर दूध 1 लीटर पानी था, इसमें हमने एक्स्ट्रा पानी मिला दिया x लीटर। तब कहता है दूध और पानी का जो अनुपात है 2:1 हो जाता है। तो कहता है कितना मिलाया पानी आपने, वही मात्रा पूछा जा रहा है, तो जो x का वैल्यू निकलेगा वही आंसर होगा। तब इसको गुना कर लो, तो 2 + 2x, इस 2 से इसको गुना करो, 2 + 2x बराबर कितना हो गया 5। तो 2x बराबर कितना हो गया 5 घटे 2 यानी 3, x बराबर कितना हो गया 3/2, यानी 1.5 लीटर पानी उसने मिलाया। 3/2 मतलब 1.5 लीटर। तो बी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। तो बी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंपनी कर्मी 440 रुपया वेतन पाता है। कितना वेतन पाता है, 440 रुपया। उसके पिछले वर्ष के वेतन से 10% अधिक है। तो कहता है पिछले वर्ष का वेतन क्या था, तो पिछले वर्ष का वेतन है वो निकालना है। तो मान लेते हैं पिछले वर्ष उसे x रुपया मिलता था, 10% की वृद्धि हो गई, अधिक वेतन मिलता है अब उसे, तो 110 हो गया। 10% अधिक कहने का मतलब 100 रुपया पहले था, मान लो 10% बढ़ गया तो यानी 110 हो गया। तब उसका कितना मिल गया 110 रुपया। तो 110% उसको बढ़ गया, तो 110/100 हो गया, बराबर कितना मिलता है उसे 440। अब x बराबर सीधा सीधा निकाल लो आप, 440 गुने 100 बट्टे 11 110। अब इसको काट दो, 11 से काटो 11 चौक 44, यानी 400। पहले उसकी सैलरी कितनी थी, तो 400 रुपया। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी अकेले उसे 20 दिन में। कहता है ए काम शुरू करता है तथा 10 दिन बाद बी शामिल हो जाता है। तो कहता है काम पूरा होगा कितने दिन में, 10 दिन बाद बी शामिल होता है। तो देखो ए 1 दिन में कितना काम करेगा,
ऐसा सवाल कई बार बनाए हम। 1/25 एक दिन में कितना काम करेगा? 1/25। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20 काम करेगा। तो कहता है ए 10 दिन में तक काम करता है, उसके बाद बी आता है, तो ए का 10 दिन का काम कितना होगा? ए का 10 दिन का काम, 10 दिन का काम कितना होगा? तो 10 गुने 1/25। उसको काट दो, तो 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 25, यानी 2/5 काम ए कर चुका होता है, तब आकर के बी शामिल होता है। तो शेष कितना बचा? इसको गौर से समझना। तो 1 में से 2/5 घटा दो, यानी 3/5 काम अभी बचा हुआ है, जिसको अब ये दोनों मिलकर करेंगे। तो दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में ए करता है 1/25, अब बी करता है 1/20, तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर लेगा? इसका एलसीएम ले लो 25 और 20 का, तो ये 100 आ जाएगा। 5 से करो तो 5 चौका 20, 25 से करो 25 चौका 100, अब 20 से करो 20 पंचे 100, यानी 9/20 काम, 9/100 काम, 9/100 काम ये दोनों मिल करके एक दिन में करता है। तो कहता है तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा? तो देखो 3/5 काम बचा हुआ है और दोनों मिल करके 9/100 काम करता है एक दिन में। तो 9/100 काम एक दिन में करता है, एक दिन में करता है दोनों मिल करके। तो 2/5 काम कितने दिन में करेगा? तो 100/9, ये 100/9, इसको पलट दो, 9/100 काम एक दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 100/9, 100/9। तो 2/5 काम कितना दिन में करेगा? 2/5 से आप गुना कर दो इसको, 3 शेष काम कितना बचा हुआ है? 3। तो 3/5 काम कितने दिन में करेगा? अब काटो इसको, 3 से 3 तिया 9, ये 3 हो गया। अब 5 से काटो तो ये हो गया 20, यानी 20/3 दिन, यानी 20/3 दिन में ये दोनों मिल करके 3/5 काम को कर लेगा, यानी बचे हुए काम को कितने दिन में कर लेगा? 20/3 दिन में। अब पूछ रहा है पूरा काम कितने दिन में हुआ? तो 10 दिन तो एक किया था काम, और 20/3, तो इसको करोगे आप 6.2/3 दिन होगा। तो इसमें 6.2/3 दिन जोड़ दो आप, तो ये हो गया 16.2/3 दिन। तो 10 में 6 जोड़ोगे 16, 16.2/3 दिन। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप जम के तैयारी करते रहिए, और अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए किसी भी तरह की यदि दिक्कत होती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबा के ऑल को क्लिक कर दें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिले। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।